एवरीवन। आज हम लोगों का दूसरा क्लास है। हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में कि उसमें कितना 5 यूनिट होता है, 16 चैप्टर्स होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी के जो यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? वो जनन है, जीवों में जनन। वो क्या है? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा जीवों में जनन चैप्टर है, जीवों में जनन, जीवों का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जीवों का मतलब जो मानव होते हैं, मानव भी हो गए जीव में, इसके बाद जानवर भी हो गए, और जो पादप होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी हो गए। ये क्या हो गए? ये सब जीव हो गए। और इन जो मानव, जानवर और जो पौधे हैं, इन सभी में हम लोगों को जनन पढ़ना है कि जीवों में जनन कैसे होता है और क्यों होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जीवों में जनन क्या होता है। प्रत्येक जीव जो होते हैं अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो ये हमारा जीवों में जनन हो गया। जैसे कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य जब प्रजनन करते हैं तो ये अपने ही जैसे एक छोटे से बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि किसी और, जैसे कि गाय, भैंस या फिर किसी और के बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। ये क्या करते हैं कि जनन करके अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसी प्रकार ये जो हमारा गाय हो गया, गाय भी जब जनन करती है तो ये क्या करती है? अपने ही जैसे एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है, यानी कि एक छोटे से गाय को जन्म देती है, ना कि ये किसी चीता के बच्चे को जन्म देती है, घोड़े के बच्चे को जन्म देती है, इन सबको जन्म नहीं देती है। ये भी क्या? एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। उसी तरह जो वृक्ष होते हैं, ये क्या है? आम का वृक्ष है, इसमें जब जनन होता है ये भी जनन करता है, और इसका जो फल बनता है उसमें जो बीज होता है, अगर हम इसके बीज को रोपेंगे तो ये बीज भी क्या होगा? ये रोपने पर आम के वृक्ष को ही ये जन्म देगा, ना कि पीपल या फिर बरगद के वृक्ष को जन्म देगा। तो आप लोग जनन समझ गए। जनन क्या है? अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना जनन है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है, अच्छे से सजा कर लिखा गया है कि जीवों में जनन क्या है। जीवों में जनन एक प्रक्रिया, एक जैविक प्रक्रिया है। जो जीवों में जनन है ये क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है, और जिसके माध्यम से जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं और अपनी संतति को जो है आगे बढ़ाते हैं, अपनी जाति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारा जनन का डेफिनेशन। इसमें एक और पॉइंट है कि ये जो जीव होते हैं वे निश्चित समय के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और जब वो निश्चित समय पूर्ण हो जाता है तो ये जीव जो होते हैं वो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को जीवन काल देखना है। जीवन काल जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारा बायो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। जो जीवन काल है इससे बायो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जीवन काल क्या होता है। प्रत्येक जीव चाहे वो मनुष्य हो गया, चाहे वो जानवर हो गया या फिर वृक्ष हो गया, वो जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद अपनी पूरी जिंदगी को जीने के बाद जब वो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है तो वही क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। जीवन का काल क्या होता है? वैसा प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है उसके बीच का जो समय होता है, जो अवधि होता है, उसी को हम लोग जीवन काल या फिर जीवन अवधि बोलते हैं। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि क्या अगर कोई मान लीजिए बच्चा जन्म लिया, अगर वो 2 महीना बाद ही किसी रोग के कारण अगर वो मर गया तो क्या वो उसका जीवन काल हुआ? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण मरता है या फिर किसी दुर्घटना के कारण मरता है तो वो उसका जीवन काल नहीं होता है। जो मृत्यु होता है वो मृत्यु क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आकस्मिक मृत्यु,
आकस्मिक मृत्यु होता है और एक होता है प्राकृतिक मृत्यु। तो जो व्यक्ति प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होगा वही जीवन काल होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बच्चा है जो कि जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो खेलने लायक हुआ, वो स्कूल गया, वो कॉलेज गया, फिर इसके बाद वयस्क होकर अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दिया, फिर वो बूढ़ा हो गया। और जब वो बूढ़ा होकर मरता है, यानी कि अपना पूरा जीवन जीने के बाद जब वो मरता है, तो वो हमारा वो क्या होता है, वो जीवन काल होता है, जीवन अवधि होता है। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनावश या किसी रोग के कारण मरता है तो वो जीवन काल नहीं होता है। अगर ये पूछा जाए कि मनुष्यों का जीवन काल क्या होता है, तो मनुष्य का जीवन काल औसतन 70 से 80 वर्ष लिया गया है। हालांकि कोई कोई मनुष्य ज़्यादा वर्ष तक भी जीवित रहता है, लेकिन कोई 100 वर्ष, 110 वर्ष, 95 वर्ष या फिर 60 से कम वर्ष भी कोई कोई व्यक्ति जीता है। लेकिन जीवन काल को औसतन मान लिया गया है कि मनुष्य में 70 से 80 साल ही होता है। अब हमारा है विभिन्न जीवों की जीवन अवधि। जो विभिन्न जीव हैं, क्या उनमें जीवन अवधि समान होते हैं? तो ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें जीवन अवधि भी अलग अलग होती है, यानी कि वे एक समान नहीं होते हैं। यहाँ पर हम लोगों को हाथी का चित्र, ये बहुत सारे जानवर का चित्र और पेड़ पौधे का चित्र दिखाया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि इनका जीवन अवधि क्या होता है। सबसे पहले हमारा हाथी है, तो हाथी का जीवन अवधि क्या होता है? इसका जीवन अवधि जो होता है वो 75 वर्ष होता है। इसी प्रकार जो कुत्ता है, इसका जीवन अवधि क्या होता है? तो कुत्ता का जीवन अवधि जो होता है वो 25 वर्ष होता है। इसी प्रकार गाय का जीवन अवधि 26 से 30 वर्ष होता है। घोड़ा का जो जीवन अवधि है वो 50 वर्ष होता है। कौवा का 15 वर्ष होता है। तोता का 140 वर्ष होता है। और जो तितली है इसका 1 से 2 सप्ताह होता है। और जो गुलाब है इसका जीवन अवधि कितना होता है? 10 वर्ष होता है। और जो जब वो एक केले का पेड़ का क्या होता है, इसका भी 25 वर्ष होता है जीवन अवधि। इसी प्रकार धान का जीवन अवधि कितना होता है? तो इसका 4 महीना होता है। तो हम लोग यहाँ पर जाने कि प्रत्येक जीवों की जीवन अवधि क्या क्या होती है। प्रत्येक जीवों की जो है जीवन अवधि अलग अलग होती है। अगर ये पूछा जाए कि क्या आकार के आधार पर जीवन अवधि निर्भर करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई जानवर बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जीवन अवधि भी ज़्यादा होगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हाथी है ये बड़ा है तोता से, लेकिन इसका जीवन अवधि जो है वो 75 ईयर्स यानी 75 वर्ष ही है। और जो तोता है इसका जीवन काल क्या है? 140 वर्ष है। ये तो छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन फिर भी इसका जीवन अवधि इससे ज़्यादा है। तो आकार के आधार पर हम लोग ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि किसका जीवन अवधि कितना होगा। कितना भी छोटा जीव हो या फिर कितना भी बड़ा जीव हो, उसका जीवन अवधि कितना भी हो सकता है। 200 साल, 250 साल, 2000 साल भी किसी किसी पेड़ का ये जीवन अवधि होता है। तो अब हम लोग देखेंगे जीवन अवधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जो जीवन अवधि है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से कि पहला है कि प्रत्येक जीव जो पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी जीवन अवधि कितनी भी क्यों न हो, उसका मृत्यु तय है। प्रत्येक जीव जो पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसमें मनुष्य हो गए, कोई भी जानवर हो गया, कोई भी पौधा हो गया, अगर वो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसका वर्ष जीवन अवधि जो है वो कितना भी क्यों ना हो, 2000 वर्ष हो, 3000 वर्ष हो, लेकिन उसका जो मृत्यु है वो निश्चित है। लेकिन इसी में जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है कि एक जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और एक समय ऐसा आता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो बूढ़ा होकर। लेकिन इसी में दूसरा पॉइंट ये भी है कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि प्राकृतिक मृत्यु को कभी प्राप्त ही नहीं होते हैं। तो वे कौन से जीव होते हैं जानते हैं? तो वे एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव में कौन होते हैं? अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जो कि कभी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त ही नहीं होता है। तो आखिर जो ये अमीबा है ये क्यों प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है।
मान लीजिए ये हम लोगों का क्या हो गया, एक अमीबा हो गया। ये जब परिपक्व होता है, मेच्योर होता है, तो अपने आप को क्या करता है, दो भागों में बांट लेता है। पहले ये अपने केंद्रक को दो भागों में बांटता है। इसके बाद इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होते हैं इनको दो भागों में बांटता है। इसके बाद ये खुद ही क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि जो अमीबा है ये कभी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को ही प्रजनन के द्वारा दो भागों में बांट लेता है, दो बराबर भागों में बांट लेता है। तो अमीबा क्यों इसमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि इसमें द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है जो कि एक अलैंगिक प्रजनन है। तो हम लोग जान गए कि क्यों कोई प्राणी की मृत्यु नहीं होता है। जो अमीबा है, जो भी एक कोशिकीय जीव हैं, इनको अमर प्राणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनन का महत्व। जो रिप्रोडक्शन है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जनन का महत्व क्या है, किसी मतलब हमारे पृथ्वी पर प्रजनन का महत्व क्यों है। तो सबसे पहला है जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता प्रजनन का महत्व क्यों है। तो जो जाति है, जाति का मतलब हो गया किसी भी जानवर, जैसे कि कुत्ते की एक जाति हो गई, बिल्ली की जाति हो गई, एक शेर की जाति हो गई, मनुष्य की अपनी जाति हो गई। हाँ, यहाँ पर हम लोग इस जाति की बात कर रहे हैं, ना कि जो मनुष्यों में जो जाति चलती है उस जाति की बात कर रहे हैं। तो जाति की निरंतरता को बनाए रखना, जैसे कि कोई गाय है, अगर वो लगातार प्रजनन कर रही है तो उसकी जाति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। अगर उसकी प्रजनन क्षमता में कमी आ गई, अगर वो प्रजनन नहीं करती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस पृथ्वी से जो गाय है उसका अस्तित्व मिट जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो डायनासोर है इसके साथ भी वही हुआ था। डायनासोर पृथ्वी से क्यों विलुप्त हो गए, ये तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर एक उल्का पिंड आके गिरा था, जिसके कारण पृथ्वी पर भारी विस्फोट हुआ था, जिसके कारण कि बहुत सारे जो डायनासोर थे वो मर चुके थे। लेकिन कुछ डायनासोर जो बचे हुए भी थे उनकी प्रजनन क्षमता में काफी कमी आ गई थी, जिसके कारण कि ये अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने में असमर्थ थे, और धीरे धीरे जो है इनकी जनसंख्या घटते गई और एक समय ऐसा आया कि ये पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, अब ये पृथ्वी पर पाए ही नहीं जाते हैं। तो यही होता है जाति की निरंतरता। आज के समय में जो मनुष्य हैं इनमें प्रजनन की क्षमता जो है काफी पाई जाती है, इसीलिए पृथ्वी पर जनसंख्या भी जो है अधिक मानवों की ही है, यानी कि जो भी मानव है उन्हीं की है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। तो जनन का महत्व में रिप्लेसमेंट क्या भूमिका निभाता है, प्रतिस्थापन क्या है। प्रतिस्थापन किसी भी जीव के जगह किसी नए जीव का आना क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। कोई जीव जो कि मर गया है और उसके जगह पे नए जीव की उत्पत्ति ही प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक मरा हुआ एक बूढ़े पर्सन है जो कि मर चुके हैं, और इसे उसी टाइम पर जब ये अपने घर में जब ये डेथ किए तो उसी घर में क्या हुआ, एक नए बच्चे का जन्म हुआ। तो जब ये मरे तो उनके जगह पर एक नया बच्चा जन्म लिया। जब एक नया बच्चा जन्म लिया तो ये क्या कि ये बच्चा इनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया। यानी कि एक जीव के स्थान पर नए जीव की उत्पत्ति ही क्या होती है, प्रतिस्थापन होती है। तो आप लोग प्रतिस्थापन समझ गए कि प्रतिस्थापन क्या होता है। तो जनन के महत्व में से ये प्रतिस्थापन भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन भाई कैसे जनन में महत्वपूर्ण है। तो जनसंख्या संगठन जो होता है हमारे समाज में पाए जाने वाले, वो छोटे बालक हो, युवाएं हो, वयस्क आदमी हो या फिर वृद्ध आदमी हो, इन सभी का जो जनसंख्या का जो संतुलन है वो समान रहना चाहिए। जैसे कि जितना बच्चा है उतना ही वयस्क आदमी होना चाहिए, उतना ही युवा आदमी होना चाहिए और उतना ही वृद्ध आदमी भी होना चाहिए। ये जो है जनसंख्या संतुलन को बनाए रखता है। तो जनसंख्या संगठन में भी क्या है, जनन
कायक जनन का महत्व जो है जनसंख्या संगठन भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है विभिन्नताएं, वेरिएशन। विभिन्नताएं क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव जो होते हैं सभी में विभिन्नताएं हैं, सभी अलग अलग संरचनाओं के होते हैं, सभी में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो ये सभी अपनी विभिन्नताओं को बनाए रखते हुए इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है प्रत्येक जीव जो है एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। मछली में अलग विभिन्नताएं हैं, हंस में अलग विविधता है, लेकिन जो हंस है वो मछली को खाता है। तो हंस जब मछली को खाता है तो अगर ऐसा समय आए कि जब हंस लगातार मछली को खाता जाए और मछली में रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की प्रक्रिया हो ही नहीं या फिर धीमी हो जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि मछली की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। मछली की प्रजाति खत्म होने से पूरे इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे अब हंस का भी जो है जनसंख्या में कमी आने लगेगी, क्योंकि फिर ये क्या खाएगा। तो इसी प्रकार अलग अलग जानवरों में अलग अलग विभिन्नताएं जो होती हैं वो जरूरी होती हैं। तो ये भी जनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अलग अलग जीवों में विभिन्नताएं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जनन के आधारभूत लक्षण। तो जनन के आधारभूत लक्षण क्या होते हैं हम लोग ये देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए का रेप्लिकेशन। जो डीएनए जनन का जो आधारभूत लक्षण है उसमें सबसे पहला है डीएनए का प्रतिकृतिकरण। तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण क्या होता है? डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण, यानी कि डीएनए का फोटोकॉपी जो बनता है वही डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। और जो फोटोकॉपी होता है वही उसके संतान में जाता है। जैसे कि ये अगर एक माता का डीएनए हो गया और ये एक पिता का डीएनए हो गया, तो इसका क्या होता है, इन दोनों का जो फोटोकॉपी है यहाँ पर फोटोकॉपी बनता है और यही फोटोकॉपी जो है इसके जो ये संतान है इसमें जाता है। जो डीएनए का फोटोकॉपी है सेम वही फोटोकॉपी उसके संतान में जाता है। तो ये क्या होता है, जो डीएनए होता है ये आनुवांशिक गुणों को भी ढोने का कार्य करता है। तो ये माता का जो डीएनए होते हैं उसमें से और जो पिता का डीएनए होता है उसमें से जो आनुवांशिक गुण होता है वही डीएनए के माध्यम से किस में जाता है, उसके संतान में जाता है। तो आप लोग डीएनए का प्रतिकृतिकरण समझ गए होंगे कि जनन के आधारभूत जो लक्षण है वो डीएनए का प्रतिकृतिकरण क्यों है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आरएनए प्रोटीन एवं अन्य जैव रसायनों का निर्माण। तो डीएनए जनन के आधारभूत लक्षण में आरएनए का निर्माण भी आवश्यक है, प्रोटीन का निर्माण भी आवश्यक है और अन्य जैव रसायनों का निर्माण भी आवश्यक है। जनन के लिए जितना महत्वपूर्ण डीएनए का निर्माण है उसका प्रतिकृतिकरण है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जनन की प्रक्रिया में एक बच्चे के बनने में आरएनए भी महत्वपूर्ण है, प्रोटीन एवं अन्य रसायनों, जैव रसायनों का निर्माण भी आवश्यक है। उसी प्रकार हमारा जो है वो कोशिका वृद्धि है, कोशिकाओं की वृद्धि। जनन में कोशिकाओं की वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि जो कोशिकाओं की वृद्धि है इसी के कारण जो है जनन भी संभव हो पाती है। सबको पता है कि जो जीवों का शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो यही जो है कोशिकाएं जब वृद्धि करती है तो जनन संभव हो पाता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं में विभाजन। किसी भी हमारे ऊतकों की मरम्मत के लिए या फिर शरीर के आकार में वृद्धि के लिए कोशिकाओं का विभाजन होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो कोशिका होते हैं वो एक कोशिका से 2 भाग में बढ़ते हैं, फिर यही कोशिका 2 से 4, 4 से 8 भागों में बढ़कर क्या करते हैं, कोशिका विभाजन करते हैं और शरीर का जो है वृद्धि और विकास होता है। जनन के आधारभूत लक्षण में से एक है प्रजनन इकाइयों से नए व्यक्तियों का निर्माण। जो भी प्रजनन होता है, प्रजनन के द्वारा ही जो होता है नए व्यक्तियों का निर्माण होता है।
तो इतना समझ में आ गया कि जनन के आधारभूत लक्षण क्या है। कि अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास समय से सारे वीडियो पहुंच पाए और आप लोग देख पाए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।